सो ये मैंने मंगाया है बेवज़ीला का बटर स्कॉच इंस्टेंट कॉफ़ी। देखते हैं कैसे, क्या टेस्ट है। फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, देखते हैं क्या है। 4 अलग अलग फ्लेवर्स हैं, पता नहीं दूसरे कौन से हैं, लेकिन ये मैंने निकाला तो सोचा ये वाला ट्राई करते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि फ़ोन को ना चलाऊँ ज़्यादा, ताकि मेरा फ़ोकस जो है वो सिर्फ़ प्ले पर रहे। और मुझे बहुत सारे काम हैं, जैसे आज जो मैं कपड़े पहनने वाला हूँ प्ले के वक्त, तो आज 2 प्ले हैं। तो 2 प्लेज़ में मैं दोनों प्लेज़ में एक्ट करने वाला हूँ। तो एक इसमें मेरा ड्रेस अलग रहेगा, दूसरे इसमें मेरा कपड़ा अलग रहेगा। तो एक इसमें रहेगा कि मैं कवि हूँ, तो कुर्ता पैजामा, नीचे उस हिसाब की स्लीपर्स, और मेरे बाल ऐसे खुले रहेंगे बट थोड़े से मेंटेन रहेंगे। ये तो बहुत अजीब है। और सेकंड इसमें मैं पापा का रोल कर रहा हूँ। 40-45 साल का पापा, नहीं 40-45 भी नहीं, 50 साल का पापा, क्योंकि उसका बेटा 19 साल का हुआ है। तो बात करते हैं प्ले किस बारे में है। प्ले है एंटोन चेखव, एक राइटर है। तो उनके 2 छोटे छोटे कहानियाँ हैं, तो उसको हम प्ले में परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब बहुत लोगों ने पहले किया हुआ है इसको। तो प्लेस का नाम है द ड्राउन्ड मैन, पहला ये, और दूसरा है द बर्थडे प्रेजेंट। तो ये 2 प्लेस है और काफ़ी शानदार प्लेस हैं। छोटे छोटे हैं, आधे आधे घंटे के, तो 1 घंटे में हमारा जो एक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो बात करते हैं ड्राउन्ड मैन, मतलब समरी देता हूँ मैं छोटा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या है। तो चीज़ होती है कि इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। एक होता है राइटर, जो कि मैं निभा रहा हूँ, दूसरा होता है एक मवाली, और तीसरा होता है एक पुलिस ऑफिसर। तो ये बहुत पहले का, मतलब एंटोन चेखव जो है वो रशिया के राइटर है। तो तभी क्या होता था कि रशिया में बहुत गरीबी थी और काम नहीं मिलता था लोगों को। तो ये उस दौरान का प्ले है। तो उसमें क्या होता है कि एक मवाली आता है लेखक के पास। लेखक समंदर पे थोड़ा सा टहलने, थोड़ा आइडिया, वो लेखक होता है तो उस आइडिया चलते रहते हैं कि क्या लिखूँ क्या नहीं, तो उसके इसमें मग्न रहता है। लेकिन एक मवाली आता है और उसको कहता है कि आप एक शो देखना चाहेंगे। तो लेखक बोलता है कौन सा शो? तो मवाली बोलता है कि डूबने वाला शो। डूबने वाला शो, ये क्या होता है? तो वो बोलता है कि मैं डूबने का नाटक करूँगा। राइटर एकदम शॉक हो जाता है कि अरे डूबने का शो। तो वो गुस्सा होकर बोलता है तुम भागो ऐसे, और एक पुलिस ऑफिसर को बुलाता है। तो पुलिस ऑफिसर को ये सब कहानी सुनाता है जब भी लेखक। तो लेखक बोलता है कि मतलब शॉक हो जाता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर भी उसे यही कहता है कि अरे सर, ये तो मामूली बात है, और जितना आपको उसने चार्ज किया है उससे तो आधा आपको चार्ज करना चाहिए। टेंशन मत लो, बिंदास करो, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग ऑल द बेस्ट करके निकल जाता है। तो ये शॉक हो जाता है और फिर वो एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ चलो देख लेते हैं क्या है, और करता है। और करने के बाद आगे की कहानी आप प्ले देखोगे तो आपको पता चलेगा, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ट्विस्ट आ जाता है। और सेकंड प्ले है बर्थडे प्रेजेंट। तो ये प्ले काफ़ी ज़्यादा, मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि कितना नीच बाप है, लेकिन ये भी रशिया बेस्ड प्ले है, और मतलब एंटोन चेखव उधर के ही राइटर है। तो होता ये है कि मैं जो पापा का रोल निभा रहा हूँ, वो अपने बेटे को ब्रॉथेल लेके जाता है। ब्रॉथेल मतलब वैश्या घर लेकर जाता है, क्योंकि वो 19 साल का हुआ होता है। तो उसका वो बड़ा बनना, मतलब बालिग बालिग बनाने के लिए उसका पापा उधर वहाँ उसको लेके जाता है। और तो फिर वो वहाँ की स्टोरी होती है। बच्चा बहुत घबराया हुआ होता है, और तो पापा उसको मनाते हैं, लेकर आते हैं, ये सब सिचुएशन है। और फिर वहाँ एक वैश्या आती है, वैश्या के साथ बात होता है, फिर डीलिंग होती है, और फिर ये सब चीज़ में लास्ट में ट्विस्ट आता है। तो वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, प्ले देखो। तो ऐसा है। तो दोनों में रोल, एक इसमें ठीक है, लेकिन दूसरे इसमें मुझे बहुत ही क्या कहते हैं उसको, मैच्योर्ड तरीके से बोलना है।
जैसे कि बाप वाले, क्योंकि 50-55 साल का आदमी हूँ ना, तो उस हिसाब से, उस मैच्योरिटी के हिसाब से बोलना है, उसमें वैसी आवाज़ डालनी है जैसे है। तो वो चल रहा है मेरे दिमाग में। और मेरे बाल इस मतलब वो जो दूसरा प्ले है उसमें थोड़ा सा वाइटनर लगा के मैं बुज़ुर्ग लगना चाहिए, तो वो सब है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। इसीलिए मैं ज़्यादातर फ़ोन या कुछ नहीं चला रहा हूँ, सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन चला रहा हूँ ताकि मेरा पूरा फोकस उस पर रहे। तो ये जूते लगभग 1 साल या 1.5 साल बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये प्ले में मुझे लगने वाले हैं, जिसमें मैं पापा का रोल करने वाला हूँ, उसमें लगने वाले हैं। और ये मैं दूसरी बार यूज़ करने वाला हूँ। पहली बार यूज़ किया था वो भी प्ले के लिए ही किया था, कोर्ट मार्शल प्ले, उसका भी मैंने व्लॉग बनाया है। तो उसके बाद से मैंने इसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। अभी सेकेंड टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो भी प्ले के लिए। इसलिए देखो इसकी कंडीशन कितनी अच्छी है, एकदम ऐसा लग रहा है कि नया नया है एकदम। एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, अगर आपके पास फॉर्मल शूज़ है और आपको उसको लॉन्ग लास्ट करवाने हैं, तो चाहे फिर आप फीमेल हो या मेल हो, तो एक अच्छे शू ट्री में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा। ये तो मेरे पास अभी प्लास्टिक का है, वुडन का भी है मेरे पास, लेकिन इधर नहीं है, घर पर है। तो वुडन सबसे बेस्ट रहता है, एकदम पोजीशन, मतलब वो लेदर की क्वालिटी बहुत सही रखता है, उसका शेप अच्छा रखता है। सो अगर आपके पास बजट नहीं है तो ये कुछ 500-600 में 3 पेयर्स आ जाते हैं, और 1000 में शायद 6 पेयर्स आ जाते हैं। तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको वुडन लेना है तो महंगा जाएगा, 1800-2100 तक जाएगा, लेकिन लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। मेरे एक रेड कलर के, मरून कलर के शूज़ है लुई स्टिच के, जो मैंने वीडियोस में डाले हैं मेरे शॉर्ट्स में, वो मेरे काफ़ी पुराने हैं। और जो ब्लू कलर का एक शूज़ है फॉर्मल लोफर, वो उसके बाद लिया गया शूज़ है, मतलब 1 साल बाद लिया है मैंने उसको। लेकिन वुडन वाला मैं मरून कलर के इसमें डालता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मरून कलर वाला अभी लिया हुआ है, और ब्लू वाला बहुत पुराना है। उसका वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा आगे, ताकि आपको समझे कि कितना इफ़ेक्ट गिरता है अगर आप अच्छे शू ट्री में इन्वेस्ट करोगे तो। हर्ष हाय कर रहा हूँ। यस, तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पहला एक्सपीरियंस है मुंबई का पहला एक्सपीरियंस है। बढ़िया। थिएटर देखा है इसके पहले ये वाला? नहीं ना, अच्छा। चलो फिर अंदर निकलते हैं। क्या फील हो रहा है वो बताओ। फील अच्छा हो रहा है, कुछ अटपटा सा भी लग रहा है। फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। हाँ। और काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ। हेलो सर, आप तो आर्टिस्ट के टाइम पे आ गए। मुझे इधर काम था तो मैं जल्दी पहुँच। तो दोस्तों अभी लगभग 1 घंटे के बाद प्ले शुरू होने वाला है हमारा, और तैयारियां शुरू। और ये हम लोग लाइटिंग देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नाटक द ड्रोन मैन।
ऐसे ही जरा हवा खाने बाहर निकला, अपना दिमाग साफ करने। वाह क्या बात है, समंदर की हवा इतनी शुद्ध और इतनी ताजी है कि बदन का पोर पोर खुल जाता है, लेकिन दिमाग अभी भी बंद, ना कोई विचार और ना कोई आइडिया। ऐसा होता है मेरे साथ। ज्यादातर सैकड़ों विचार दिमाग में उबलते रहते हैं और फव्वारे की तरह फूटकर बाहर निकलते रहते हैं, लेकिन आज की रात दिमाग बिल्कुल खाली, लेकिन फिर भी दिल कह रहा है कि लिखो। अरे लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पेशे से जुड़े सभी लोगों के साथ ऐसा देर सवेर होता रहता है। राइटर्स ब्लॉक कहते हैं इसे, जो अपने आप आता है और अपने आप चला भी जाता है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी आएगा और चला जाएगा अपने आप। एक मिनट, एक आइडिया आ रहा है। नहीं, अच्छा आइडिया नहीं है, बल्कि बहुत ही खराब और वाहियात आइडिया। आई एम सॉरी मेरे दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को डिस्टर्ब किया। ये आइडिया ना सिर्फ खराब है, बल्कि इस आइडिया को मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूं, और लिखने के बाद तो और भी घटिया साबित हुआ होता। खैर, ये एक टेम्पररी फेज है, निकल जाएगा। हालांकि बहुत लंबा टेम्पररी फेज होता जा रहा है। कुछ सूझ नहीं रहा है, दिमाग की नसें एकदम खिंच रही है मेरी। अरे ईश्वर, अरे कुछ मदद कर मेरी। अच्छा रहने दे, क्योंकि ये तो सरासर मतलब ही पर हुआ कि कहानी की आइडिया के लिए मैं ईश्वर को परेशान करूं। क्षमा करना भगवान, मैं ये प्रार्थना तुमसे वापस ले लेता हूं। और वैसे भी कल तो हमेशा आता ही, लेकिन अगर रास्ते में तुझे कुछ सूझ जाए तो मुझे बता देना, अच्छा लगेगा मुझे। छोटा सा भी आइडिया हो ना तो भी चलेगा, ओरिजिनल नहीं हो तो भी चलेगा। जोड़ तोड़ करने में मैं माहिर तो हूं। जरा देखिए मेरी वहशत कहां तक पहुंच चुकी है। ऊपर वाले को चोरी चकारी में घसीट रहा हूं मैं। नहीं, बस अब घर लौटना चाहिए और सो जाना चाहिए, वरना मामला बहुत सीरियस हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, मैं चलता। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे कौन है वहां? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सामने तो आओ। गुड इवनिंग सर। ओह गॉड, क्या ये यहाँ के मास्टर नहीं है? तो हेड मास्टर नहीं लग रही है आतोशा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की मिली। तुम ये रुको, मैं जाकर तुम्हारी ट्यूशन और एडमिशन फीस की बात करके आता हूँ, ठीक है? ओके। पापा, क्या मैं करस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं कर सकता? नहीं, चुपचाप खड़े रहो यार। आता हूँ मैं। को तोड़ो मरोड़ो मत। गुड इवनिंग मैडम। कितनी सुहानी शाम है ना अक्टूबर की। अच्छा, अक्टूबर आ गया, बाहर कम ही निकल पाती हूँ मैं। हाँ, खैर ये बात तो मैं समझ सकता हूँ। दरअसल मुझे भी एक जमाना हुआ इस तरफ आए हुए। एक नाजुक सा मसला है जिस पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। 500। ओह, आपने तो इसे और भी ज्यादा नाजुक बना दी। 500 रुपए? ठीक है मैडम, बात अगर मेरी होती तो 500 ज्यादा नहीं, लेकिन मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे बेटे के लिए कह रहा हूँ। वो देखिए वहां, उसकी टांगे थर-थर कांप रही हैं। तब
भी 500 रुपए पड़ेंगे जनाब। बच्चों के लिए डिस्काउंट नहीं चलता यहाँ पे। लेकिन मैडम बच्चे की उम्र देखते हुए 500 बहुत ज्यादा है। सिर्फ 19 साल का तो है वो। मेहरबानी करके आप 200 ले लीजिए, भगवान आपका भला करेगा। भगवान को कुछ देर में भला करने ही वाला है हम सबका। नॉर्वे का एक जहाज बंदरगाह पे आके लगने वाला है। हमें तो कई दिनों तक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। इसलिए जल्दी फैसला कीजिए वरना मैं जा रही हूँ। रुकिए मैडम, दरअसल खास बात यह है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं उसे कोई अच्छा सा तोहफा देना चाहता था। तो एक मोजा क्यों नहीं दिला देते उसे? प्लीज मैडम थोड़ी सी रियायत कर दीजिए आप। 20 साल पहले यहाँ एक लड़की हुआ करती थी, डैनी नाम की। सबसे टॉप चीज थी वो। मुझे सिर्फ 50 रुपए में पड़ती थी। अच्छा वो तो अब भी है। अब तो सिर्फ 20 रुपए में पड़ेगी। बुलाऊं उसे? नहीं, कोई जरूरत नहीं। पापा, और कितनी देर लगेगी? अरे रुको, जरा भाव ताव कर रहा हूं। बहुत ही प्यारा बेटा है मेरा, बहुत ही सीधा और मासूम, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है। मुझे विश्वास है आपको उससे मिलकर बहुत मजा आएगा। अब बात उल्टी तरफ से नहीं कर जनाब। पापा, बहुत ठंड लग रही है पापा। अरे तो थोड़ी दौड़ लगा लो, उछल कूद कर लो। 19 साल इंतजार किया है तो 2-4 मिनट और कर लो। देखिए मैडम, 300 रुपए से ज्यादा मैं एक पैसा नहीं दे पाऊंगा। मेरे बेटे के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए खर्च कर रहा हूं। प्लीज मान जाइए। बोलिए मंजूर? ठीक है, मंजूर। आप बहुत ही अच्छे और प्यारे पिता है श्रीमान, और इसके लिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ। अगर आप जैसे पिता मुझे नसीब हुए होते तो मैं आज यहाँ नहीं पहुंची होती। शायद इस बात से हमें कोई शिक्षा मिल सकती है, लेकिन बच्चे की एक्साइटमेंट को देखकर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो खैर ये लो। और हाँ मैडम, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बाद में सिर्फ उसे इतना कह दे, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम पापा। हैप्पी बर्थडे फ्रॉम पापा। जरूर जरूर कह दूंगी। कैंडल्स वगैरह भी चला दो सर? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। बस उसके साथ प्यार और नरमी से पेश आइएगा। प्यार और नरमी से। कमाल है, आंसू, ये भी कोई बात है रोने की? मैं ऊपर इंतजार करूंगी। 2 दरवाजे छोड़ के तीसरा दरवाजा दाहिने तरफ। मैं बहुत ही प्यार और नरमी से पेश आऊंगी। प्यार और नरमी से। थैंक यू सो मच। आजकल की लड़कियां बहुत ही अच्छे दिल की होती हैं। मैं तो कहूंगी कि अगर आप जैसे लोग मिलते रहे तो हमें अपने पेशे पर नाज हो जाएगा। अगर ये लड़की नर्स बनी होती तो एक महान नर्स साबित हुई होती। सब कुछ तय हो गया है आंतोषा, और वो भी सिर्फ 300 रुपए में। अब तुम जाओ और जाकर उससे मिलो। ऊपर जाके तीसरा दरवाजा दाहिनी तरफ, ठीक है? और मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा बेटा। कोई जल्दी नहीं है बेटा, आराम से आना। हाँ हाँ, टेक योर ओन टाइम। जाओ। पापा, मुझे उनसे कुछ कहना होगा। जैसे क्या? जैसे हेलो। हाँ हाँ बेटा, हेलो हेलो अच्छा रहेगा। और बाद में गुड बाय बोल देना, ठीक है? अब जाओ जाओ जाओ। पापा, ऐसी कोई खास बात जिसका मुझे ध्यान रखना है? अरे सारी खास बातों का ध्यान वो रखेगी ना अंकुशा, इसलिए मैंने उतने ज्यादा पैसे दिए ना उसे। अब जाओ, नहीं तो उसे ओवर टाइम देना पड़ जाएगा। जाओ।
अब क्या हुआ? पापा, मैं सोच रहा था कितनी अजीब बात होगी ना, जब मैं सीढ़ियों से उतर कर आऊंगा तब मैं आपका नन्हा अंतोषा नहीं रह जाऊंगा। मैं तो इंटोन बन चुका हूँगा पापा, एक बालिक मर्द। नन्हे अंतोषा का गुड बाय। रुको बेटा, क्या मुश्किल है? मैं सोच रहा था बेटा कि अगर तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट में इसके बजाय एक साइकिल दिला दूं तो, मतलब बालिग होने के लिए भी तो और साल बाकी है, क्या कहते हो? साइकिल ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए पापा, मम्मी इंतजार कर रही होगी।